जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद केजी क्लासेज में। और आज के क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे 12th हिस्ट्री सेट 2019 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हिस्ट्री का 2019 का सेट है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसमें कल हम लोग 11 क्वेश्चन कर गए थे। कितना क्वेश्चन हो गया था बाबू? हाँ, और आज हम लोग जो है वह 12वां क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो शुरुआत कीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखा जाए, क्या करा है बताइए। अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था। इस पीछे वाले सेट में भी यह क्वेश्चन आया था कि अकबर के समय में, किसके समय में? ठीक है, देखिए अकबर के काल में, कौन से काल में हुआ? क्वेश्चन नंबर 12 है अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है। चलिए देखिए, अकबर जो था, अकबर अपना वित्त मंत्री टोडरमल को बनाया था। किसको बनाया था बाबू? ठीक है, टोडरमल को फिनांस मिनिस्टर बनाया। उसने क्या किया कि सभी जमीनों का पहले वह माप करवाया। क्या करवाया? नाप करवाया। नाप करवाने के बाद उसने एक व्यवस्था चलवाया, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं जब्ती व्यवस्था या फिर दहसाला व्यवस्था। तो अकबर के समय में जो भूमि का जो प्रबंध था वह जब्ती या दहसाला व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जब्ती या दहसाला व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था कि भू राजस्व के बारे में बोल रहा है कि देखिए उसमें क्या था कि पिछले 10 वर्षों के आधार पर, कितने वर्षों के आधार पर? 10 ठीक है, अलग अलग खेतों पर, हाँ अलग अलग खेतों पर यानी अलग अलग भूमि पर अलग अलग फसलों के आधार पर पिछले 10 वर्षों के आधार पर लगान लिया जाता था, है ना, भू राजस्व लिया जाता था। ठीक है, 1/3%। कितना परसेंट लिया जाता था? वो 1/3 भाग लिया जाता था। भू राजस्व का जो दर था वह कितना था? 1/3, यानी 3 में से 1 हिस्सा आपको देना है। ये है अकबर के समय का भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, 1/3 भाग, कितना होगा? 1/3 में इसको आपको देना है। और लगान कैसे तय होता था? तो पिछले 10 वर्ष के आधार पर तय होता था। ठीक है, अलग अलग लैंड पर अलग अलग फसलों पर पिछले 10 वर्षों के आधार पर यह तय किया जाता था। और लिया कितना जाता था बताइए? हाँ, 1/3 लिया जाता था। ठीक है, चलिए आप फसल के भी रूप में दे सकते हैं या फिर आप नगदा भी दे सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन सिंचाई के बारे में। किसके बारे में? ठीक है, मुगल काल में सिंचाई के बारे में, इरिगेशन सिस्टम के बारे में, पानी पटाने की व्यवस्था क्या थी। चलिए मुगल काल को छोड़ दीजिए, अभी हम लोग पानी पटाने के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? खेतों में पानी पटाने के लिए क्या उपाय है? नलकूप है, बोरिंग है, समरसेबुल है ना? हाँ, उसी को बोलते हैं समरसेबुल को। ठीक है, नाला है कि नहीं है? कैनल है ना, नहर है, तालाब है, समझ गए ना? इस तरह से होता है। तो उस समय में भी, मुगल काल में भी जो सिंचाई का साधन था नहर था। क्या था? नहर था, तालाब था, कुआं था, है ना? इसको आप इंग्लिश में लिखिए तो इंग्लिश में कैनल है, पॉन्ड है, और क्या है? बेल है, कुआं है ना, ये सब चीज था। और जो पानी पटाने का जो एक यंत्र आता था जिसको कहा जाता था रहट। क्या कहा जाता था वो? हाँ, रहट भी उस समय भी प्रचलन में था। रहट जो बैलों के सहयोग से चलता था। किसके सहयोग से चलता था? हाँ, बैल जो होता था वह कुआं के चारों तरफ वो राउंड लगाता था और कुआं में चैन लगा होता था। उसे वह जैसे जैसे राउंड बैल लगाता था वैसे वैसे चैन जो है वह अप एंड डाउन करता था और उसमें से पानी निकलता था। ऐसे होता था। ठीक है, तो आप समझ गए सिंचाई व्यवस्था के बारे में बोलना है तो आपको सीधे लिख देना है कि सिंचाई के लिए नहर का व्यवस्था था, तालाब का व्यवस्था था, कुआं का व्यवस्था था और रहट मशीन का व्यवस्था था। ये सिंचाई के साधन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? नेशनल किंग। क्या कहा जाता है वो बोलो? चलिए, अकबर को कौन सा शासक कहा जाता है? राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? कॉपी निकाल के रखें आप लोग। चलिए 1 नंबर लिखिए। अकबर को राष्ट्रीय शासक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकबर जो था वो एक समन्वयवादी शासक था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता में वो विश्वास करता था, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखता था।
1 नंबर लिखिए, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना चाहता था। टू मेंटेन यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना चाहता था। क्या चाहता था बोलिए? हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना चाहता था। दूसरा जो है वह सभी धर्मों को एक समान मानता था। सभी धर्मों को एक समान मानता था। ऑल रिलीजन आर इक्वल बिफोर द अकबर। अकबर के सामने सभी जो धर्म था वह सब क्या था? बराबर था। सबको एक समान मान सम्मान मिला के चलने वाला था। भाईचारा, आपसी सौहार्द, मेल मिलाप वाला आदमी था। कौन? अकबर। पहला क्या लिखा आपने? बनाए रखना चाहता था। दूसरा कि सभी धर्मों को इक्वल मानता था, बराबर मान सम्मान आदर देता था, इसलिए उसको क्या माना गया है? राष्ट्रीय शासक, नेशनल किंग कहा जाता है। देखिए वह वास्तव में, ध्यान से सुनेंगे, अकबर एक समन्वयवादी शासक था जो हमेशा यह विश्वास करता था कि नहीं, सबको मिला जुला के लेके चलना है। मिला जुला के चलने वाला, जैसे अभी मोदी जी ने चलाता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस तरह से वो लेके चलने वाला शासक था। कौन? बात समझ में ना अकबर के बारे में? ठीक है, तो ये अकबर के बारे में जान गए कि अच्छा मिला जुला के चलने वाला था, इसलिए उसको राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन कर रहा है बोलो? सही तो है अकबर की। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप क्वेश्चन चेंज करवा दिया। अकबर ने यात्रा कर जो है ना, यात्रा कर के जगह पर थोड़ा सा आप जजिया कर इसको मानिएगा। जजिया टैक्सेशन। कौन सा टैक्सेशन? ठीक है, जजिया टैक्सेशन। जजिया कर क्वेश्चन होना चाहिए था। अकबर ने जजिया कर पर क्यों रोक लगा दिया था? किस पर? क्वेश्चन में थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिए, जजिया कर उसको कर दीजिए, क्वेश्चन आपका थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाएगा। जजिया कर, कौन सा कर? हाँ ठीक है, जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया? क्या समाप्त कर दिया हुआ? देखिए जजिया किससे लिया जाता था? तो जो गैर मुसलमान होता था, जो मुसलमान नहीं होता था, गैर मुसलमान जिसको जिम्मी कहा जाता था, जिम्मियों से यह टैक्स लिया जाता था। ध्यान से सुनो बुआ। तो उसने, अकबर ने सोचा कि अरे ये मुसलमान है तो टैक्स नहीं देगा और जो गैर मुसलमान है वही टैक्स देगा, ये तो गलत हो रहा है। नहीं, जजिया कर गैर मुसलमानों से, जिम्मियों से लिया जाता था। तो सवाल आपसे यही करा कि उसने क्यों बंद कर दिया? तो सबसे पहला रीजन यह था कि वह डिस्क्रिमिनेशन मानता था। अकबर जजिया कर को भेदभावपूर्ण मानता था। क्या मानता था? तो पहला नंबर आप लिखिए कि है ना, अकबर इसे भेदभाव मानता था। क्या मानता था? लिखो। ये अकबर क्या करता? अकबर महान क्यों था, राष्ट्रीय शासक क्यों था, उसमें ये भी तो लिख सकते हैं। हाँ वो भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। अकबर बुआ ये लिख लिए क्योंकि इसको यह भेदभाव मानता था। क्या मानता था? अकबर इसे भेदभावपूर्ण मानता था। अकबर इसे क्या मानता था? भेदभावपूर्ण मानता था। लिखने वाला में बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, समझे ना। चलिए दूसरा इसका यह कारण है, अकबर जो है वह हिंदुओं से सहयोग और समर्थन चाहता था, इसलिए उसको खत्म कर दिया। क्या कर दिया? अकबर हिंदुओं से सहयोग यानी कोऑपरेशन और सपोर्ट चाहता था। क्या चाहता था? सहयोग और समर्थन चाहता था, इसलिए उसने क्या कर दिया? दूसरा नंबर लिखा तुमने बुआ? लिखो, अकबर हिंदुओं से सहयोग और समर्थन चाहता था। हाँ समय तो लगेगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सहयोग और समर्थन चाहता था। मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषता है? हाँ, मुगल काल के चित्रकला। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन है? देखिए 16 नंबर करता है क्वेश्चन, मुगल कालीन चित्रकला। ध्यान से सुनिए, मुगल काल में जो चित्रकला हुआ, जो पेंटिंग हुआ, जितने भी पेंटर थे राज दरबार में चित्रकला बनाने वाले थे,
वह सबसे पहले राज दरबार का फोटो बनाता था। किसका फोटो बनाता था? राज दरबार का चित्रण हो, शिकार का चित्रण हो, पशु पक्षी का चित्रण हो, पेड़ पौधा का चित्रण हो, है ना, यानी कहिए ना कि जो नेचुरल सिनेरियो है, प्राकृतिक दृश्य का, राज दरबार का, राजा का, सभी तरह के यह पिक्चर को ये लोग बनाते थे। बात समझ लीजिएगा। आपको फीचर्स पूछ रहा है कि मुगल काल में जो पेंटिंग था उसका फीचर्स क्या है, तो उसमें मुगल काल में पेंटिंग किस चीज की होती थी? राज दरबार का। किसका होता था बुआ? राज दरबार का। जो नेचुरल सिनेरियो है, पेड़ पौधा पशु पक्षी जीव जंतु, उसका पेंटिंग होता था, राजा का पेंटिंग होता था, ठीक है ना। उस समय के जो महान कलाकार, महान जो चित्रकार लोग थे, वह मंसूर था। कौन था? मंसूर है, अब्दुल समद है, मनोहर है, बिशन दास है, कई सारे जो है वो चित्रकार उस समय के थे। लेकिन खास बात आपको इसमें यह जानना है पेंटिंग के मामले में कि जहांगीर के समय में पेंटिंग जो था वह क्लाइमेक्स पर पहुंच गया था, पीक पर था, एकदम चोटी पर पहुंच गया था एकदम जहांगीर के समय में। जहांगीर में इतनी क्षमता थी कि कौन सा पेंटिंग किसने किया है वह देख करके बता देता हूँ यह किसका पेंटिंग किया हुआ है ना, कि मंसूर का है, कि समद का है, कि बिशन दास का है, कि गोवर्धन का है, किसका है, देख के पहचान जाता था। ठीक है, तो पेंटिंग की विशेषता वो लोग ये लिखना है आपको मैटर में कि वो पेंटिंग किस चीज़ पर करते थे, समझ गए। तो पेंटिंग राज दरबार का होता है, राजा का होता है, पेड़ पौधा पशु पक्षी जीव जंतु का ये लोग पेंटिंग करते थे, और एकदम बिल्कुल नेचुरल जो फूल पत्ती से जो रंग तैयार किया जाता था उनसे यह पेंटिंग किया करते थे। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। आयंगर व्यवस्था, कौन सा व्यवस्था हुआ बोलो? चलिए क्वेश्चन है आयंगर, ठीक है, कौन सा व्यवस्था हुआ बोलो? आयंगर व्यवस्था। देखिए आयंगर व्यवस्था क्या है उसको समझिए। आयंगर व्यवस्था इज रिलेटेड टू विजयनगर अंपायर, यह विजयनगर से संबंधित है। किससे संबंधित है बुआ? आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? और यह ग्रामीण प्रशासनिक इकाई से संबंधित है। जो रूरल एरिया में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है, गांव में शासन करने के लिए बनाया गया व्यवस्था था। जैसे हम लोग के यहाँ गांव में गांव को चलाने के लिए पंचायती सिस्टम होता है ना, उसी तरह से विजयनगर को चलाने के लिए, गांव को चलाने के लिए, गांव को शासन चलाने के लिए यह एक तरह का जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन था, गांव का प्रशासन था। किसका प्रशासन था बुआ? जिसमें 12 सदस्य थे। कितने सदस्य थे बुआ? मेंबर कितना था बोलो इसका? हाँ 12 मेंबर। आयंगर व्यवस्था में कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। और इसका काम क्या था? इसका काम है शांति। क्या है बुआ बोलो? इसका काम है सुरक्षा। क्या है बोलो? और इसका काम क्या है? शांति, सुरक्षा और कर लगाना। क्या लगाना? हाँ कर लेना कहिए, लगाना कहिए। तो पीसफुल वातावरण बनाना है, सिक्योरिटी देना है, टैक्स लेना है, ये सब इसका काम रहता था। ठीक है, ये समझ गए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रैयतवारी व्यवस्था, कौन व्यवस्था? रैयतवारी व्यवस्था, ध्यान दीजिए, यह एक टैक्सेशन सिस्टम था ब्रिटिश रीजन का, ब्रिटिश पीरियड का, ब्रिटिश काल का, अंग्रेजों के समय का। यह एक क्या था? भू लगान व्यवस्था। कैसा व्यवस्था था वो बोलो? रैयतवारी व्यवस्था क्या है? एक लाइन में पहले लिख रहा है कि यह ब्रिटिश काल का भू लगान व्यवस्था है। ब्रिटिश काल का टैक्सेशन सिस्टम इन ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, अब इसमें क्या था कि रैयतवारी व्यवस्था में, देखिए रैयतवारी व्यवस्था को सबसे पहले 1820-1822 में कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने लागू किया था। कौन लागू किया था बताइए? कैप्टन रीड थॉमस मुनरो ने इसको लागू किया था। कहां पर? मद्रास में। कहां पर? मद्रास में, बंबई में, इन सारे जगहों पर लागू किया था। और इस सिस्टम में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ठीक है, वह ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट किसानों से, किससे? डायरेक्ट किसानों से टैक्स लेता था। बीच में कोई ब्रोकर नहीं था, कोई दलाल नहीं था, कोई जमींदार नहीं था। डायरेक्ट किससे लेता था बताइए? किसानों से लेता था। ठीक है, टैक्स लेता था। और ये जो सिस्टम था पूरे 51% भूमि पर लागू था। कितने परसेंट जमीन पर हुआ? हाँ 51% जमीन पर जो है या लागू था। थोड़ा सा इसको हम चाहेंगे कि लिख देते हैं रैयत। क्या हुआ? रैयतवारी। कौन सा वारी? रैयतवारी जो है या 1820 में कब चला था बताइए? रैयतवारी व्यवस्था कब चला? हाँ किसने लागू किया था?
टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। क्या नाम है? कैप्टन रीड। ठीक है, यह कहाँ लागू हुआ था बाबू बोलो? मद्रास और मुंबई कहिए या बम्बई कहिए, है ना, मद्रास और बम्बई में लागू हुआ था। और बताइए यह कितना % जमीन पर लागू हुआ था? 51% जमीन पर लागू हुआ था। इसमें जो ब्रिटिश सरकार था, कौन था हुआ? गवर्नमेंट जो है वह डायरेक्ट टैक्स लेता था किससे? किसानों से। किससे हुआ? किसानों से कर इसमें है डायरेक्ट लेता था। ये हो गया तुम्हारा रैयतवाड़ी सिस्टम। आगे पढ़िए। चलिए 1857 की जो क्रांति हुआ, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, उसका प्रभाव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू बोलो? चलिए लिखे, इसको लिखे तो क्वेश्चन नंबर कितना है बोलिए तो? 19 नंबर क्वेश्चन है 1857 का प्रभाव। सभी बच्चे लिखेंगे प्रभाव। 1 नंबर लिखे हिंदू मुस्लिम एकता। क्या लिखेंगे? हाँ, यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम, यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम। ठीक है। 2 नंबर लिखिए देशभक्ति, देशभक्ति की भावना। किसकी भावना? देशभक्ति की भावना का प्रसार, देशभक्ति की भावना का विस्तार कहिए। एक्सटेंशन ऑफ इमोशन ऑफ पैट्रियटिज्म, देशभक्ति की भावना का विस्तार। सभी लोग लिखिए। 3 लिखिए राष्ट्रवादी। कोई दिक्कत होगा इंग्लिश मीडियम वाला तो पूछ लीजिएगा, हम उसको ट्रांसलेट कर देंगे। राष्ट्रवादी आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार हो गया। ठीक है ना। रेडी टू बैकग्राउंड ऑफ नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रवादी आंदोलन। हाँ ठीक है, या फिर राष्ट्रीय आंदोलन भी कह सकते हैं इसको। राष्ट्रीय आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार हो गया। राष्ट्रवादी आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार। 4 नंबर लिखिए भारतीयों को, किसको? सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी में इसको एम्प्लॉय किया गया, भर्ती किया गया, इसको रोजगार दिया गया। यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम लिख लिया वो चारों। प्रभाव 1857 की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? हिंदू मुस्लिम एक हो जाओ, एकदम मिल के लड़ना, एकदम अंग्रेज को भगा देना है। ठीक है। दूसरा है कि देशभक्ति की भावना आया। किसकी भावना आया? ठीक है, पैट्रियटिज्म की जो फीलिंग है उस आगे पूरे देशवासियों में कि अब भाई तो हम अंग्रेज के मार के भगावे करेंगे, अपना देश को आज़ाद करवे करेंगे। तीसरा क्या है कि जो नेशनल मूवमेंट था, राष्ट्रीय आंदोलन, उसके लिए हमने बैकग्राउंड तैयार कर लिया। क्या तैयार कर लिया? ठीक है। 4 नंबर है कि नहीं, अब अंग्रेज समझ गया कि अब भारतीयों को अपने अंदर जगह नहीं देंगे, हम सर्विस में जॉब नहीं देंगे, तब तो ये हमको बहुत खराब कर देगा, ये बहुत मार मारेगा हम लोग। तो इसमें नौकरी भी उसमें भारतीयों को जगह देने लगा जाना। तो आपको ये 4 प्रभाव आप लिख लीजिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए सिविल लाइंस का विकास। किसका विकास? ये पहले बताइए कि सिविल लाइंस क्या होता है, पता है आपको? नहीं पता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम सुने। सिविल लाइन क्या होता है लोग? यहां देखो, सिविल लाइन जब 1857 में जब रिवोल्ट हुआ, क्रांति हो गया। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ, क्रांति हुआ, भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के साथ जो फाइट किया, जमींदारों ने, किसानों ने, तब अंग्रेज डर गया, सहम गया। क्या हो गया? डर गया, सहम गया। और सबसे पहले अपने सिक्योरिटी के बारे में सोचा। किसके बारे में?
कि बाप रे बाप, ये तो भारतीय किसान जमींदार असैनिक की सब बरामा मारता है, घेर घेर के धर धर के आग लगा देता है ना। तो इस तरह से उसने, अंग्रेजों ने अपने सुरक्षा के लिए, किसके लिए, अपने सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए अलग स्थान ढूंढा, एकदम सेपरेट प्लेस ढूंढा एकदम, कि ऐसा कौन सा स्थान होगा जहां पर हम रहें, अब बिल्कुल सुरक्षित रहें। तो जो सुरक्षित स्थान का उसने जो सिलेक्शन किया वही सिविल लाइंस कहलाया। बस में कि नहीं, अंग्रेज डर के, किससे, 1857 की क्रांति से डर के अंग्रेज भारतीय बस्ती से दूर अपना बस्ती बनाया। कहाँ बनाया, हाँ, एकदम सेपरेट सेटलमेंट किया, वही सिविल लाइंस कहलाया। बात समझाया, सिविल लाइन, हाँ, सिविल लाइन का डेवलपमेंट इसी तरह हुआ। 1857 में रिवोल्ट हो गया, विकास कर डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, तो भाई मारपीट हुआ, मारपीट से जब सुरक्षा, उसको लगा कि नहीं हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, तो अपने को सुरक्षित करने के लिए उसने अपना सेपरेट सेटलमेंट बनाया, सेपरेट जो है वह बस्ती बनाया, ठीक है, अलग बस्ती बनाया। और अलग बस्ती इस तरह से बनाया जिसमें बड़ा बड़ा बंगला होता था, बड़ा बड़ा जो है उसका पार्क होता था, सैनिक का परेड होता था, गार्डन होता था, यानी सब कुछ उसमें होता था। एक सिविल लाइंस जो बनाया, ध्यान दो का, सिविल लाइंस जो भी बनाया उसमें अंग्रेज का बड़ा बड़ा बंगला होता था, सैनिकों के लिए परेड होता था, बगीचा होता था, पार्क होता था, ठीक है ना, उसी में सब कुछ हुआ, मनोरंजन के साधन वो सब करता था वह, ये था सिविल लाइंस, ठीक है। तो सिविल लाइन समझ गया कि अच्छा, अंग्रेजों ने जो बस्ती अलग बनाया था उसको क्या कहा गया, तो क्यों बनाया था, अपनी सेफ्टी के लिए, जो अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो अलग उसने जब घर बनाया वह सिविल लाइंस कहलाया। समझ में आ रहा है ना बुआ पीछे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण, चलिए बताइए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, बताइए। 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, किसने किया था, बोलो बोलो बोलो, किसके लिए किया था, किसानों के लिए। किसके लिए, किसानों के लिए। अच्छा, किसानों के साथ क्या समस्या था, नील की खेती करनी होती थी। किसकी खेती करनी होती थी, ठीक है। इतना ही बात जाना है कि चंपारण सत्याग्रह कौन किया, क्यों किया, कब किया, किसके लिए किया, सब समझ गया। तो वहां नील की खेती करना जो है वो बहुत अनिवार्य था। कितना भाग पर, देखिए नील की खेती कितना भाग पर हुआ, 20 कट्ठा जमीन में से आपको 3 कट्ठा पर क्या करना पड़ता था, नील की खेती आपको करना पड़ता था। एक बार जो है, जिसको 3 कट्ठिया प्रणाली कहते हैं, एक बार नील की खेती आपने कर लिया कि वो जमीन आपका हवा खा चल गया, वो बेकार हो जाता था, उस पर फिर कोई खेती बाड़ी नहीं होता था। उसमें वैसे नेचुरल गुण था नील के पौधा में, वैसे कि एक बार खेती कीजिए कि जमीन बंजर हो जाता था, जमीन जो है ना वो बंजर हो जाता था, हमेशा नहीं, वो 5 साल के बाद फिर आपको काम में आएगा, तो 5 साल मरिएगा तब वो भूखे, है कि नहीं। चलिए आगे देखिए, आगे देखो, रॉलेट एक्ट, कौन सा एक्ट, चलिए ध्यान दीजिए, रॉलेट एक्ट को ध्यान दीजिए। रॉलेट एक्ट क्या है, हाँ ठीक है, पहला लाइन में लिखना है कि रॉलेट एक्ट जो है वह एक ब्लैक एक्ट है, ब्लाइंड एक्ट है, काला कानून है, अंधा कानून है। क्या है बोलो, रॉलेट एक्ट क्या है, काला कानून या अंधा कानून है। यह 1919 में पारित हुआ। कब पारित हुआ बोलो, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ बुआ बोलो, 1919 में पारित किया गया। क्यों पारित किया गया था पता है, नहीं पता है तुमको। यह क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए, जो रिवोल्ट हो रहा था देश में उसको दबाने के लिए। किसको दबाने के लिए, जो आंदोलनकारी थे, प्रदर्शनकारी थे, जो हमारे यहाँ नेशनल मूवमेंट चला था, उस सबको दबाने के लिए। तो कैसे दबाएगा, ध्यान से सुनिए। इसमें है क्या कि जिसको भी अंग्रेजी सरकार को, जिसको भी लगता है कि अरे शक के आधार पर, किसके आधार पर है ना, शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना नोटिफिकेशन जारी किए हुए, बिना वारंट जारी किए हुए, बिना बताए हुए, है ना, उसको अरेस्ट कर लेता था, गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देता था। समझ गए ना। अब जैसे लगेगा अंग्रेज को कि अरे अंग्रेज भगत सिंह जा रहे हैं कि नहीं, लगता है कि भगत सिंह बहुत खतरनाक आदमी है, बम फेंक के भाग जाएंगे, भगत सिंह को धर लो, ठीक है ना।
तो यह अंधा कानून था हुआ, जिसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर बिना वारंट जारी किए हुए उसको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है ना, बात समझ रहे ना। ये चीज आपको लिखना है कि अच्छा ये सस्पेंस के आधार पर व्यक्ति को क्या करना है, गिरफ्तार करके जेल में उसको बंद कर देना है, ताकि जो है आगे क्रांतिकारी गतिविधि भारत में न हो सके, है ना। इसके लिए ऐसा उन्होंने किया था। काला कानून, अंधा कानून 1919 सिडनी रॉलेट ने इसको बनाया था। ठीक है, आगे पढ़िए, अगला क्वेश्चन देखो। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कितने कारण? तो ऐसे तो कई कारण हैं, लेकिन आपको लिखना कितना है? 2 कारण लिखना है। एक कारण आप पहले लिख दीजिएगा, नेहरू रिपोर्ट। क्या लिख दीजिएगा? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं माना। पहला रीजन, नेहरू रिपोर्ट का क्या कर देना? अनएक्सेप्ट कर देना। ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया अंग्रेजी सरकार। कौन ने एक्सेप्ट किया बोलिए? बोलो। हाँ, ये था जैसे अंग्रेजी जो उस समय गवर्नर जनरल था बर्कनहेड, भारत सचिव, उसने क्या कहा बर्कनहेड ने कि भाई आप लोग को नियम कानून संविधान बनाने थोड़ी आता है, आप लोग आपको आए नहीं करता है, कैसे संविधान चलाइएगा, कैसे देश चलाइएगा। चुनौती दे दिया मोतीलाल नेहरू जी को, है कि नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा बात है, हमारा देश है, हमको संविधान बनाने नहीं आता, हमको नियम कानून बनाना आता है, रिपोर्ट तैयार नहीं करने आता है। ठीक है ना, चैलेंज दे दिया, हम बना के दिखाते हैं। और जब बना के देखा है ना, चाहे रिपोर्ट जो बना के सौंपा ब्रिटिश सरकार को, तो ब्रिटिश सरकार ही कर दिया, बना लिए सर, ठीक है ना, बना लिए तो हम नहीं मानेंगे, जाइए लीजिए। समझे कि नहीं समझे? तो उसने जो रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें मौलिक अधिकार से संबंधित रिपोर्ट था, संविधान में भारत के मौलिक अधिकार से संबंधित रिपोर्ट तैयार किए थे उन्होंने, कि हमारा संविधान जब बनेगा, देश आज़ाद होगा, तो हम क्या क्या उसमें डालेंगे, है ना, फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ। तो उस नेहरू रिपोर्ट को उसने नहीं स्वीकारा, पहला बात। और क्या है दूसरा बात, साइमन कमीशन। दूसरा कारण क्या हुआ बोलो? साइमन कमीशन के बारे में मैंने पहले ही पढ़ा है कि इसके जो अध्यक्ष सर जॉन साइमन था, 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था, समय से पहले ही आ गया था। साइमन कमीशन भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए आया था, संवैधानिक सुधार के लिए आया था। किसके लिए आया था? ठीक है, तो दूसरा कारण यह था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा कारण था साइमन कमीशन। कौन कमीशन था? साइमन कमीशन। ठीक है, जो समय से पहले आ गया था, समय से पहले। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट बना, तो उस समय कहा गया था कि 10 साल पर इसमें समीक्षा होगा, इंस्पेक्शन होगा संविधान का, लेकिन वो 10 साल से पहले ही चल आया, 1928 में आ गया। कब आ गया? 28 में आ गया। ये कारण था। साइमन कमीशन एवोक किया भारत के संविधान को सुधारने के लिए, तो उसमें सब गोरखा था, सब अंग्रेज था, 7 गो सदस्य था, 7 अंग्रेज था, एक भी भारतीय नहीं है। बताइए कि हमारे देश में संविधान सुधारने के लिए आ रहा है, उसमें हम एक को भारतीय नहीं, समझ रहे ना। तो ये विद्रोह करने वाला बात है कि नहीं? आंदोलन करेंगे हम कि गड़बड़ कर दिया। तो दूसरा रीजन है साइमन कमीशन। अब पहला रीजन कौन सा हो गया? नेहरू। तो 2 कारण आपको मिल गया। चलिए, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट। ठीक है, भारत का देखो, ध्यान दो, भारत का संविधान बन के तैयारी हो गया बुआ 26 नवंबर को। कितने नवंबर को? लेकिन 26 नवंबर 1949 को नहीं लागू हुआ, ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950, 2 महीना बाद। ऐसा क्यों हुआ? समझ गए? तो सबसे पहले बार 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर कॉन्फ्रेंस हुआ लाहौर में 1929 में, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। किसकी मांग किया गया? हाँ, कि हमको भाई टोटल हमको आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज, जो मेरा जो स्वराज है, स्वयं का राज है, वो चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, है ना, 1929 में। 1929 में ही पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया। उसी दिन रावी नदी के तट पर अर्धरात्रि बेला में, रात में, ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी को, कितने जनवरी को? ठीक है, वहाँ सब जो है झंडा फहरा दिए, आज जश्न मना दिएगा।
वो आज़ाद करेगा चाहे नहीं, लेकिन हम पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हैं, पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हुए हम लहरा रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं अपना मन से, है कि नहीं। और उन्होंने घोषणा कर दिया कि हर साल 26 जनवरी को ही हम जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, गणतंत्र दिवस मनाएंगे। सुनो ध्यान से कि हर साल जो है पूर्ण स्वराज के लिए हम हर साल जो है स्वतंत्र दिवस मनाएंगे 26 जनवरी को ही, पास में अपना मन से। किसके मन से? मन से, ब्रिटिश के मन से थोड़े। बात समझ लीजिए, समझा। तो हर साल जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम 26 जनवरी को ही हम मनाएंगे। ध्यान रखिएगा, अपना मन से, ब्रिटिश सरकार के मन से थोड़ी, हम अपना मन से वो आज़ाद करें। देखिए हमारा देश जो है वो तो अगस्त में आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हम आज़ादी का झंडा लहरा दिए 26 जनवरी को। भैया याद रखिए, इस बात को समझिए कि 26 जनवरी 1929 को ही यह रात में हम लोग झंडा फहरा दिए उसी दिन। इसलिए भारत के संविधान जो है ये कहा जब देश आज़ाद हुआ तो कहेंगे नहीं हम भाई तो सबसे पहले झंडा कब लहराए थे, इसलिए हम अपना संविधान जो है कब लागू करेंगे, समझ गए ना। चलिए ई लफड़ा था, आगे पढ़िए। मुस्लिम लीग, कौन सा लीग? मुस्लिम लीग, बउआ आकाश, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम 1906 में। मुस्लिम लीग जो है 1906 में बना मुसलमानों के लिए। किसके लिए बना? हाँ, मुसलमान की वकालत करता है, मुसलमान की हक और अधिकार की बात करता है मुस्लिम लीग, जो लास्ट में देश का बंटवारा करवा दिया। क्या करवा दिया? तो सवाल तुमसे क्या पूछ रहा है, बोलो। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग इसलिए किया गया क्योंकि मुस्लिम लीग को लगता था, ध्यान से सुनो, मुस्लिम लीग को लगता था कि जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस है ना, वह मुसलमानों के लिए काम नहीं करती है उस समय में। ठीक, याद रखिएगा देश आज़ादी से पहले कि जो मुसलमान, ये जो कांग्रेस है वह हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की नेताओं से भरा हुआ है, उसमें हिंदुओं का चलता है कांग्रेस में, मुसलमानों का उसमें कोई नहीं सुनता है। इसलिए मुसलमान के लिए एक अलग देश होना चाहिए। यहाँ तक कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि भारत में दो कौम है, भारत एक देश नहीं दो देश है, एक है भारत एक है पाकिस्तान, ठीक है ना, तो एक है हिंदुस्तान, एक है हिंदू, एक है मुसलमान। उसी ने कह दिया कि हिंदू मुस्लिम यहाँ दो कौम है, इसलिए दो गो देश होगा, दोनों एक नहीं हो सकता है, दोनों खान पान रहन सहन वेशभूषा दोनों सब अलग अलग है, तो एक कैसे होगा, नहीं होगा। इसलिए हिंदू मुसलमानों के लिए है ना, उसके अधिकारों के लिए, उसके रहने के लिए, उसको कमाने खाने के लिए एक उसको अलग एक राष्ट्र चाहिए। ठीक है, तो इतना बात था कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान के मांग क्यों किया, तो उसको लगता था कि अरे कांग्रेस जो है हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, कांग्रेस में सब हिंदू है, हिंदुओं की पार्टी है, इसलिए हमारा उसमें कोई अधिकार नहीं चलता है, ना हमारी बात सुनता है, इसलिए हमको भाई क्या कर दे, एक पाकिस्तान बना के दे दे ताकि हम वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग जो है आराम से रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हो गया खत्म। तो चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा कमी बेसी हमको दिखाई लगा कि बीच बीच में जो हम वीडियो को सोलो करके थोड़ा सा लिखवाने लगे हैं, तो अगला वीडियो में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। जो भी बच्चे हैं उनको अपना डायरेक्ट वीडियो पहले सुनना है, उसके बाद वो अपना लिखेंगे आराम से बैठ के, ठीक है। जय